ये स्कूल गर्ल एक पुल के किनारे खड़े होकर कुछ अटेंशन पाने का सोचती है, लेकिन आज उसे वो नहीं मिलेगी। ठीक उसके नीचे अचानक एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ जाता है, जिसके अंदर एक आदमी फंसा हुआ है। ये सबका ध्यान खींच लेता है और पता चलता है कि ये आदमी हजारों साल पुराना एक प्राचीन हीरो है। जब अथॉरिटीज को इसके बारे में पता चलता है, रियूजम को एक फैसिलिटी में लाया जाता है, जहां उसे मूवमेंट से रोकने के लिए कस के बांध दिया जाता है। सब लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये हैंडसम लड़का किस युग का है। एक अंदाजा है कि वो गोरियो डायनेस्टी से हो सकता है। यंग सेयांग योंग, जो सीक्रेट इंटेलिजेंस टीएलएस रिसर्च के डायरेक्टर हैं और सीधे प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं, इस केस को देख रहे हैं। इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड बॉडी को देखकर उन्हें यकीन है कि ये प्राचीन व्यक्ति क्रायोजेनिक मेथड्स के जरिए बॉडीज को प्रिजर्व करने में इंसानियत की मदद कर सकता है। संग योंग का असिस्टेंट श्योर नहीं है कि इस आदमी को इतना बांधना जरूरी है भी या नहीं। उसे डर है कि जब ये एंशिएंट आदमी जागेगा तो उसे बंधा जाना पसंद नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्टर कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। आखिरकार इस आदमी का शरीर आज के इंसानों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये इतना अलग है कि उसे मुश्किल से ही सेम स्पीशीज का कहा जा सकता है। इसके अलावा अब तक की हर एनालिसिस ने उनकी उम्मीदों को गलत साबित किया है और संग योंग को पूरा यकीन है कि अभी और भी सरप्राइजेज आने वाले हैं। असिस्टेंट हालांकि लापरवाह नहीं दिखना चाहता। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये आदमी जो उन पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए भेजा है, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। फिर भी सांग्योंग उसे तब तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक वो 100% श्योर ना हो जाए कि वो कोई आने वाली तबाही नहीं है। बिल्कुल, असिस्टेंट को सांग्योंग की चिंताएं हंसी मजाक लगती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ़ अब बुरी तरह से सीखने वाला है कि आपको अपने सीनियर्स की सलाह को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो प्राचीन आदमी सच में सारे बंधनों को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो टॉयलेट पेपर हों। इससे पहले कि हम तबाही देखें, आइए इस चलते फिरते शहर पर एक नज़र डालें। सड़क पर एक बदतमीज़ लड़का और उसकी गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड अपनी स्पोर्ट्स कार में घूम रहे हैं। ये बंदा हाईवे पर ऐसी स्पीड से जा रहा है जैसे सड़क उसके बाप की हो। लेकिन जल्द ही इस बेचारे को एक मामूली प्राचीन आदमी पीछे छोड़ देता है, जो अभी अभी लंबी नींद से जागा है। वो आदमी सच में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। वो अपनी पागल स्पीड से उस लाल लैम्बोर्गिनी को गधा गाड़ी जैसा दिखा रहा है। वो ना सिर्फ स्पोर्ट्स कार से तेज दौड़ सकता है, बल्कि तेज मोड़ भी ले सकता है, बिना स्पीड कम किए, जिससे ट्रैफिक में बड़े बड़े क्रैश हो जाते हैं। सारे जेनजी लड़के अपने अपने कैमरा निकालकर इस अनोखे सीन को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं जो वो देख रहे हैं। अब चलिए चीज़ों को राइम के नज़रिए से देखते हैं। उसे विश्वास करने में मुश्किल हो रही है कि वो क्या देख रहा है। वो एक ऐसी जगह पर भाग रहा है जहां वो पहले कभी नहीं गया। ये इतना अजीब और अविश्वसनीय है कि उसे यकीन है कि ये कोई सपना नहीं हो सकता। आखिरी चीज़ जो उसे याद है वो है अपनी मालकिन को उन कातिलों से बचाने की कोशिश। अचानक वो पुलिस की गाड़ियों के सामने आ जाता है, जो उसका रास्ता रोक रही हैं और आखिरकार उसे रोक देती हैं। पुलिस ऑफिसर्स तुरंत ऊपर से मिले ऑर्डर्स के मुताबिक सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो रायोजाम को घेर लेते हैं, जो शांत खड़ा है, अपने ख्यालों में खोया हुआ। उसे साफ याद है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन ओकेयान के साथ झरने में गिरा था। चक्रा रायोजाम एक बहादुर योद्धा है, जिसने अकेले 300 कातिलों को मार गिराया था जब वो एक चट्टान के किनारे घिरा हुआ था। उस आदमी ने 4 दिन तक तबाही मचाई, लगातार लाशों के ढेर लगाता रहा, उन सब की जो उसकी मालकिन के पास आने की हिम्मत करते थे, जिसे वो अपनी जान देकर बचा रहा था। आखिर में कातिलों की लहरों को साफ करने के बाद रुगीम ने फाइनल बॉस का सामना किया और हार गया। लेकिन अकेले मरने के बजाय वो अपने आखिरी दुश्मन को भी अपने साथ खींच ले गया, चट्टान से कूदकर। दोनों फाइटर्स ने नीचे ठंडे बर्फीले पानी में गिरने से पहले आखिरी शब्द कहे। फिर एक ऑफिसर चुपके से उसके पास आता है और कहता है कि वो गिरफ्तारी का विरोध ना करे, क्योंकि ऐसा करने से चीज़ें सिर्फ और मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन रायू का दिमाग ऑफिसर की बातों पर ध्यान देने के लिए बहुत व्यस्त है। जहां तक उसे याद है, वो उस समय मर गया था। लेकिन अगर वो जिंदा है और अपने आसपास ये सब हंगामा देख रहा है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि वो शायद ओकॉन के चेले यून उनुन द्वारा बनाए गए एक भ्रम के प्रभाव में है, जो लोगों के दिमाग से खेलने में माहिर है। ये सोचते हुए वो ऑफिसर्स को अपने हाथों से झटक देता है, जिससे वो दूर जा गिरते हैं। वो इस भ्रम से जागने के लिए बेताब है। एक ऑफिसर उस पर टेजर से फायर करता है,
लेकिन रियूजम बस बिजली की सुई को अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है। खैर, बिजली का कॉन्सेप्ट उसके लिए नया नहीं है। जब वो डिस्ट्रैक्टेड होता है तो उस पर सुई की बौछार होती है, जिससे उसके मसल्स बिजली पर इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हैं। ऑफिसर्स को लगता है कि उन्होंने इस प्राचीन आदमी को अपने टेजर से काबू कर लिया है। उन्हें क्या पता, रियूजम बस तारों को पकड़ता है, उन्हें इतनी जोर से झटकता है कि ऑफिसर्स के हाथ से टेजर गन्स छूट जाती हैं। फिर वो गन्स को वापस सिपाहियों की तरफ घुमाता है, जिससे वो बोलिंग पिन्स की तरह बिखर जाते हैं। आम जनता हैरत में है। आखिरकार पुलिस को एक ऐसे आदमी से पिटते हुए देखना जो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल पागलपन है। चक रऊ सच में इन लोगों के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे वो कचरे के थैले हों। उसका मुख्य लक्ष्य इस दुनिया में वो चाबी ढूंढना है जो उसे उस भ्रम को तोड़ने में मदद करेगी जिसमें वो अभी फंसा हुआ है। और भी पुलिस आती है, लेकिन रायुज इतना शक्तिशाली है कि वो अपने नीचे की जमीन को अपनी ताकत से तोड़ देता है, जिससे सारी गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं। ये सब लोग उसके लिए एक परेशानी से ज्यादा कुछ नहीं है, तो मुसीबत से बचने के लिए वो बस हल्क की तरह हवा में ऊंची छलांग लगाता है और दूर कूद जाता है। इतनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन सिपाहियों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये आदमी इंसान भी है। फिर हम सीन कट करते हैं जोंग मिनवो पर, जो नेशनल इंटेलिजेंस के सर्विस डायरेक्टर हैं। वो फोन पर अपने लोगों से रिजल्ट ना मिलने पर गुस्से में हैं। अब तक उन्हें यकीन हो गया है कि स्पेशल फोर्सेस इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस ऑफिसर्स की तो बात ही छोड़ दो। फोन की दूसरी तरफ जोंग सेंग योंग है, इस ऑपरेशन का टीम लीडर। हमने उसे पहले फैसिलिटी में देखा था। ये देखने के बाद कि कैसे उस प्राचीन आदमी ने बंधन तोड़ दिए और तबाही मचाई, वो डायरेक्टर से सहमत है। डायरेक्टर अचानक शांत हो जाते हैं जब उनके सीनियर, जो पीछे की सीट पर बैठे हैं, हो रही हर चीज़ की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, ये मानते हुए कि ये उनकी गलती है। उन्हें विश्वास है कि चिंता की कोई बात नहीं है। आखिरकार वो एक ऐसे प्राचीन आदमी से निपट रहे हैं जो माना जाता है कि मॉडर्न हथियारों के सामने कमज़ोर है। जब वो ये कहते हैं, तभी मेरा हाईवे मिलिट्री गाड़ियों, टैंक्स, मिलिट्री हमर्स और यहाँ तक कि आसमान में हेलीकॉप्टर से भर जाता है। सच में इतनी मिलिट्री पावर के साथ वो हमारे हीरो को गॉडजिला लेवल का खतरा मान रहे हैं। खैर, चोकुआम एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, पूरी तरह से घिरा हुआ। यहाँ तक कि छत भी हथियारबंद पुलिस बल से भरी हुई है। अब जबकि ये लोग यूसी चुनौती दे रहे हैं, वो उन्हें दिखाने के लिए तैयार है कि वो क्या चीज़ है। लेकिन लड़ाई शुरू करने से पहले वो अपने हथियार के तौर पर एक झाड़ू उठा लेता है। हाँ, उसने अपना मन बना लिया है। वो इन लोगों को सिर्फ एक झाड़ू से परेशान करने वाला है। एक सिपाही उसके पैरों के पास गोली चलाता है, ये सोचते हुए कि इससे वो डर जाएगा। इस ऑफिसर को यकीन है कि उसके जैसा एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट बंदूक का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन लगता है चक रुज्युम उसे बिल्कुल गलत साबित करने वाला है। इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो और हम उसके बाद होने वाली तबाही देखें, प्रेसिडेंट खुद उस आदमी से मिलने का फैसला करते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट छत पर कदम रखते हैं, उनकी चिंतित सिक्योरिटी उन्हें दूरी बनाए रखने की चेतावनी देती है। देश के प्रतिनिधि के रूप में कांगजी खान खुद इस अतीत के अवशेष से मिलने आए हैं। वो ऑफिसर्स को अपनी बंदूकें नीचे करने के लिए कहते हैं। बिल्कुल, प्राचीन आदमी होने के नाते चोकवाम समझ जाता है कि प्रेसिडेंट का दर्जा शायद एक राजा के बराबर है। पहले जॉन अपनी दिल से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने अतीत से आए मेहमान के साथ कैसा बर्ताव किया। क्योंकि चक्राइम अपने आसपास से अनजान है, इसलिए प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि ये वर्तमान समय भविष्य है और ये जगह साउथ कोरिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रेसिडेंट हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। वो और बात करने से पहले चक्राइम को एक बेहतर जगह ले जाना चाहते हैं। जब प्रेसिडेंट अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो चौकवाइम बस वहीं खड़ा रहता है। हर ऑफिसर ध्यान से देखता है, उसके अगले कदम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रायोगम सबकी उम्मीदों को तोड़ देता है जब वो अपनी लाठी घुमाता है प्रेसिडेंट का सर काटने के इरादे से। जहाँ तक प्राचीन आदमी का सवाल है, हो सकता है कि प्रेसिडेंट ही इस भ्रम से बाहर निकलने की चाबी हो। ऑफिसर्स तुरंत पागल हो जाते हैं, उसके सर पर निशाना लगा लेते हैं। चमत्कार से प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा है और सबको फायरिंग रोकने का आदेश देते हैं। इस बीच चौकरी को विश्वास है कि ये यूं का किया धरा नहीं है। देखिए, वो गोरियों के सबसे महान जादूगरनी थी, इसलिए हो ही नहीं सकता कि वो ऐसा भ्रम बनाए जिसमें उसका दुश्मन तकलीफ ना सहे। उन लड़ाइयों के बारे में सोचते हुए चक्रियम जानता है कि ऑफिसर्स के साथ अपनी मुलाकातों के दौरान उसने जो महसूस किया वो भ्रम जैसा नहीं लगा।
तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए वो सिर्फ यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि ये जगह असली है। सीन प्रेसिडेंट के सेफ हाउस में कट होता है, जहां चाक्रायोगियम के लिए शानदार खाना परोसा गया है। लेकिन बेमतलब के आनंद में डूबने से पहले भाई ये कंफर्म करना चाहता है कि वो कहाँ है। प्रेसिडेंट दावा करते हैं कि ये एक गुप्त बेस है, इस तरह की मीटिंग्स के लिए एक खास जगह। वो अपने प्राचीन मेहमान से आनंद लेने पर जोर देते हैं, क्योंकि सारा खाना वर्तमान युग के परंपराओं और स्वाद के अनुसार तैयार किया गया है। क्योंकि चक्रुजिम पहले खाने की पहल नहीं कर रहा है, इसलिए प्रेसिडेंट खुद पहला निवाला लेते हैं। खाते समय वो पूछते हैं कि क्या चक्रयोग्यम को अभी भी कोई शक है कि वो भविष्य में नहीं है। बिल्कुल, चौकू इतना समझदार है कि ये समझ जाए। अब तक उसे पूरा यकीन हो चुका है कि वो वाकई भविष्य में है। प्रेसिडेंट ये सुनकर खुश हैं कि वो समझ गया। अब उसके लिए ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि इतने लंबे समय तक जमे रहने के बाद वो हिलजुल पा रहा है। इसका कारण मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसा जो उसके समय में संभव नहीं था। चक्रे मरने से पहले का समय याद करता है। उसके शरीर में जहर पहले से ही फैल रहा था और उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन ने और घायल कर दिया था। क्योंकि वो यहाँ अकेला बचा है, इसका मतलब है कि उसके सारे दुश्मन पहले ही हार चुके हैं। प्रेसिडेंट अपनी बात जारी रखते हैं। हालांकि उन्हें यकीन नहीं है कि चुकुइम शर्तें मानेगा या नहीं। प्रेसिडेंट उसे इस जगह में अडैप्ट होने में मदद करने के लिए सपोर्ट ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन बदले में वो चक्रुजिम का सहयोग चाहते हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक सरल अनुरोध है। स्पष्ट करने के लिए प्रेसिडेंट नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को इशारा करते हैं और वो लोग जल्दी से टीवी ऑन कर देते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर सुपर स्ट्रॉन्ग आदमी को देखे जाने की खबर दे रही है। वो ना सिर्फ गाड़ियों की स्पीड से मैच कर रहा है, बल्कि उसे आसपास उड़ते हुए भी देखा गया था। आम लोग पहले ही कड़ियां जोड़ना शुरू कर चुके हैं। उन्हें शक है कि शहर में उड़ते हुए देखा गया आदमी वही व्यक्ति है जो हान रिवर ग्लेशियर में मिला था। अफवाहें फैल रही हैं कि शहर में हंगामा मचाने वाला व्यक्ति यही है और लोग उसे सुपर ह्यूमन भी बुला रहे हैं। फिर रिपोर्टर ताज़ा खबर सुनाती है। ये सब एक मूवी प्रोडक्शन का हिस्सा था और मूवी डायरेक्टर सबसे ज़्यादा रियलिज्म चाहते थे। मूल रूप से सरकार ने पूरी न्यूज़ रिपोर्ट को ऐसे पेश किया है ताकि जनता को यकीन दिलाया जा सके कि ये अजीब घटनाएं सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी। वो सच को बाहर नहीं आने दे सकते। लोग चक्रुजिम जैसे जीव के बारे में जानने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिरकार वो एक जमा हुआ इंसान है जो सदियों तक जिंदा रहने में सक्षम है। अगर वो इस सिचुएशन पर प्रयोग और अध्ययन करते हैं तो प्रेसिडेंट का मानना है कि इससे अविश्वसनीय प्रगति हो सकती है। कई देशों ने पहले भी ये हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक वो सिर्फ इसलिए असफल रहे हैं क्योंकि उनके पास जरूरी पिघलाने की टेक्निक नहीं थी। लेकिन अब चौकुम उनकी उम्मीद बनकर सामने आया है। इसीलिए प्रेसिडेंट चुकुजम से देश और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके साथ सहयोग करने को कहते हैं। लेकिन चक्रायुजिम बिना किसी हिचकिचाहट के साफ मना कर देता है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता, जबकि चक्रायुजिम बाहर निकलने की तरफ बढ़ता है। जहां तक चक्रायुजिम का सवाल है, प्रेसिडेंट का ये सोचना ही बड़ी हिम्मत की बात है कि उसका इस युग में जीने का कोई इरादा है, क्योंकि बातें इसे मनाने के लिए काफ़ी नहीं है। प्राचीन योद्धा के लिए प्रेसिडेंट प्लान बी इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। ऑफिसर्स जल्दी से अपनी नीडल गन्स लाइनअप करते हैं, चक्रायुजिम पर निशाना लगाते हैं और उस पर डार्ट्स की बरसात शुरू कर देते हैं। डार्ट्स उसकी पीठ पर ठीक से लगते हैं, लेकिन वो एक मसल भी नहीं हिलाता। जबकि चक्रायुजिम ने पहले टेजर गन्स रोक दी होंगी। डायरेक्टर को यकीन है कि ये आदमी हाथी को बेहोश करने वाले ट्रैंक्विलाइजर्स का सामना नहीं कर सकता। डायरेक्टर शायद सही हो, लेकिन चक्रायुगम डार्ट्स को अपनी स्किन में घुसने भी नहीं देता। एक मोटी ऑरा की परत उसके शरीर को घेर लेती है, सुई को उससे छूने से रोकती है। उसकी अंदर की ऑरा उसके हाथों में जमा हो जाती है और एक पल में वो ऑफिसर्स को हर दिशा में ऐसे उड़ा देता है जैसे वो हल्के फुल्के गुड़िया हों। ताकत का ये छोटा सा प्रदर्शन इस जिद्दी प्रेसिडेंट को याद दिलाता है कि वो ये हरकत दोबारा ना करें। इसके बावजूद प्रेसिडेंट अभी भी चक्री को इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं है। अगला इलेक्ट्रिकल बैटॉन से लेस ऑफिसर्स का एक ग्रुप चोकुआम को घेर लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन चक्रायुजिम इतनी तेजी से हिलता है कि उस पर हमला करने वाला ऑफिसर पूरी तरह से मिस कर जाता है। दूसरे ऑफिसर्स पास आते हैं, लेकिन एक आदमी सोचता है कि उसने आखिरकार चक्रायुजिम को अपनी बातों से झटका दे ही दिया। लेकिन इससे पहले की बातों उसे बिजली का झटका दे सके, चक्रायुजिम एक धुंधलेपन में गायब हो जाता है, बिल्कुल एक परछाई की तरह।
वो इतनी तेजी से चल रहा है कि वो अपने पीछे परछाइयों का निशान छोड़ रहा है। एक पॉइंट पर बेवकूफ़ ऑफिसर्स को एहसास होता है कि वो इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने हथियारबंद विरोधियों के खिलाफ होने के बावजूद हमला तक नहीं किया। उसके विरोधी सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उसे बिना किसी चोट के जाते हुए देखें। प्रेसिडेंट उनकी असफलता की खबर मिलने के बाद ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक अकेले आदमी से हार गए। अब तक उन्हें यकीन हो गया है कि वो उसे ज़बरदस्ती नहीं पकड़ सकते। तो अब एक ही विकल्प बचा है, दूसरे तरीके ढूंढना। आखिरकार चक्री कोई साधारण इंसान नहीं है और एक बड़े पैमाने पर खोज की ज़रूरत होगी। अचानक एक आदमी ज़रूरी खबर देने के लिए दौड़ता हुआ आता है। उन्होंने उस आदमी का पता लगा लिया है जिसे वो ढूंढ रहे थे। हालांकि उन्हें वजह का नहीं पता, वो एक बहुत ही आसानी से दिखने वाली जगह पर है, सबसे ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है। ऐसा लगता है कि चक्रयु गयम अपनी जान लेने के लिए इस ऊंची इमारत से कूदने वाला है। देखिए, ये दुनिया उसे कुछ नहीं देती। उसका जीवन बेमतलब है क्योंकि उसके पास जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है। उसके जीने का एक ही कारण था, अपनी मालकिन को दुश्मनों से बचाना। लेकिन अब जब बचाने के लिए कोई मालकिन नहीं है और लड़ने के लिए कोई दुश्मन नहीं है, तो उसके जीने का कोई कारण नहीं है। वो चाहता है कि काश वो सालों पहले उस चट्टान से गिरकर मर गया होता। जैसे ही वो नीचे उतरना शुरू करता है, कोई चीज़ उसकी नज़र में आती है। एक बिलबोर्ड पर एक चेहरा तुरंत उसका ध्यान खींच लेता है। पता चलता है कि बिलबोर्ड पर चेहरा बिल्कुल ओकॉन जैसा दिखता है, उसका आखिरी दुश्मन जिसे उसे मार गिराना था। उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं जब उसकी यादें उस समय में वापस चली जाती हैं जब उसने ओकॉन का सामना किया था, एक खलनायक जिसने उसके परिवार के सदस्यों को एक भ्रम में डालकर उसकी आंखों के सामने एक दूसरे को बेरहमी से मारने पर मजबूर कर दिया था। बॉनहाई और ओकॉन ने गोरो पर तबाही का युग पूरी तरह से शुरू करने के लिए मिलकर काम किया। जब सब कुछ आग में जल रहा था, बॉडीगार्ड ने अपने दुश्मन ओकॉन के खिलाफ एक दृढ़ निगाह रखी, जो तलवारबाज को तड़पाने में मजा ले रहा था, और उसने वादा किया कि वो दुनिया को सपाट कर देगा। ओकॉन अकेले ही हर चीज के लिए जिम्मेदार है। भले ही हमारे लड़के को विश्वास था कि उसने आखिरी लड़ाई में उस आदमी को मार दिया था, लेकिन पता चलता है कि वो कमीना भविष्य में अभी भी जिंदा है। ये रुजिम का नजरिया बदल देता है। उसके दुश्मन का अस्तित्व बदले में उसके जीवन को एक अर्थ, एक मकसद देता है। अपने हाथों को जमीन की तरफ इशारा करते हुए आदमी इतना दबाव डालता है कि वो गिरने से बच जाता है और अपने पैर जमीन पर टिका लेता है। बहुत कुछ था जो वो नहीं जानता था और वो पता लगाने के लिए दृढ़ था। सीन प्रेसिडेंट जुन पर कट होता है, जो हमारे लड़के के सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदने की खबर सुनकर अपना आपा खो रहे हैं। लेकिन ये तथ्य कि उसकी लाश कहीं नहीं मिल रही है, ये पहली खबर से भी ज्यादा डरावना है। खुशकिस्मती से उन्हें एक गवाह मिला जो उस आदमी से टकराया था, और उसकी गवाही के अनुसार उसने सिर्फ यानबू की जानकारी के बारे में पूछा था। इस दुनिया में यू युनबू एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो कोरिया का गर्व है, एक विश्व स्तरीय मूवी स्टार जो कम उम्र से ही अपनी अद्भुत प्रतिभा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उस पर दुनिया के दूसरे महाद्वीपों से भी अच्छी नज़र है और एक मॉडल जैसे लुक के साथ उसके व्यक्तित्व में एक इनरेजिस्टिबल चार्म है। उसके अस्तित्व के कारण ही उसकी कंपनी की स्टॉक वैल्यू बढ़ रही है, और क्योंकि वो कोरिया का सबसे मशहूर स्टार है, उसने विश्व मंच पर देश का दर्जा बढ़ाया है। दूसरे शब्दों में, वो आदमी एक महान इंसान की परिभाषा था, जो उस विवरण से बिल्कुल अलग है जिसे रायु ज्ञान सुनने का इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे वो और भी अजीब महसूस कर रहा है अब जब ओकियान की पहचान उस आदमी के विपरीत लगती है जो उसे होना चाहिए था। दी गई जानकारी के मुताबिक रायोज्ञान को शक है कि दो संभावनाएं हैं। नंबर 1, ये मॉडल या तो ओकुन जैसा दिखता है, और नंबर 2, वो आदमी सच में वही है और पूरी दुनिया को गैसलाइट कर रहा है। और किसी दिलचस्प कारण से र्यूजिन उम्मीद कर रहा है कि ये दूसरी संभावना हो। उससे मिलने की इच्छा महसूस करते हुए वो बच्चे से उसे यानवू के पास ले जाने का अनुरोध करता है, जो कि एक साधारण बच्चे के लिए एक पागलपन भरा अनुरोध है, जो स्पष्ट रूप से उस जैसे सेलिब्रिटी से संपर्क नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बच्चा भी सोच रहा है कि क्या उसने ये सवाल पूछने के लिए कोई बेवकूफ़ ढूंढ लिया है। बच्चे के डर के लिए, हालांकि रूगिम इधर उधर की बातों के मूड में नहीं है। वो आदमी इतना दबाव डालता है कि हर स्क्रीन का शीशा टूट जाता है।
रोग बच्चे से जवाब मांगता है, यान वू को ढूंढने का तरीका चाहता है। बच्चा सोचता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो मारा जाएगा, तो वो आखिरकार मान लेता है कि उसने मॉडल को कुछ साल पहले विदेश जाते हुए सुना था। रियूजी को एहसास होता है कि इसका मतलब है कि उसका टारगेट पहले ही एक अलग देश में जा चुका है। चलिए आज़ादी की भूमि अमेरिका चलते हैं। यहाँ एक अच्छा लंच कर रहा होता है जब अचानक उसे यहाँ के एक तगड़े कान्ये वेस्ट से मुंह पर एक जोर का पड़ता है। अंग्रेजी में कुछ बड़बड़ाते हुए अमेरिकन आदमी उसे जगह छोड़ने के लिए कहता है। पता चलता है कि ये सिर्फ एक मूवी सीन होना चाहिए जिसे वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो सब आराम से है। डायरेक्टर थोड़ा परेशान है कि यान वू हाल ही में अपने फॉर्म में नहीं है और उसे सीन्स में अडैप्ट होने में ज़्यादा समय लग रहा है। इस बात की भरपाई करने के लिए आत्मविश्वासी मॉडल अपने पहले से सूझे हुए चेहरे के साथ अमेरिकन से दूसरी तरफ भी मारने का अनुरोध करता है। सीन को दोबारा किया जाना था कि अचानक झूमर टूटकर नीचे गिर जाता है। तगड़ा कान्ये दूसरा एल्बम रिलीज नहीं कर पाएगा अगर ये उस पर गिर गया, लेकिन खुशकिस्मती से कोरियन मॉडल एक नाजुक पल में उसकी जान बचाने के लिए आ जाता है। स्टाफ तुरंत उनकी हालत देखने के लिए दौड़ता है। उन्होंने ऐसी किसी चीज़ के होने की उम्मीद नहीं की थी। शुक्र है वो दोनों सुरक्षित है और किसी को चोट नहीं आई। खैर, यान वू के अलावा जिसने अपनी बाह जख्मी कर ली। हॉस्पिटल में वो ये जानकर हैरान है कि यान वू ने दूसरे आदमी को बचाने के लिए अपने शरीर को जोखिम में डाल दिया। साथ ही उसके साहसी काम के लिए उसे सबसे ढेर सारे तोहफे मिले ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। यान वू सोचता है कि इन तोहफों को उदार हॉस्पिटल स्टाफ के सदस्यों के साथ बांटना एक अच्छा विचार है। वो अभी अपनी हालत के कारण फिल्म शेड्यूल खराब करने के लिए माफ़ी भी मांगता है, लेकिन वो बस खुश है कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। साथ ही यानोबा ध्यान इस पर जाता है कि फिल्मिंग अभी इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, खासकर जब वो चौंकाने वाली खबर सुनता है। ब्लू हाउस में वापस प्रेसिडेंट जॉन सबको अलविदा कहते हैं, सिर्फ हमारे लड़के को अपना इंतज़ार करते हुए पाने के लिए, टॉप टियर सिक्योरिटी लेवल्स को आसानी से पार करके। जॉन को कल का दिन याद आता है जब 9 घंटे पहले हमारा लड़का बैटमैन की तरह उसके ऑफिस में आ गया था। वो सहयोग का प्रस्ताव स्वीकार करने आया था जिसे उसने पहले ठुकरा दिया था। सिर्फ इस बार उसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। यान वू की एक फ़ोटो देते हुए वो प्रेसिडेंट से अनुरोध करता है कि वो उसे किसी ऐसे भरोसेमंद को ढूंढने में मदद करें जो उसे यान वू के साथ एक ही कमरे में आसानी से मिलवा सके। चान किसी भी चीज़ के लिए तैयार है जब तक वो बदले में पूरे सहयोग का वादा करता है। रियूजिम देखता है कि विश्वास के लिए हाथ मिलाने का रिवाज उसके युग में नहीं था, लेकिन वो फिर भी हाथ मिलाता है। वर्तमान में वापस जॉन को पता चलता है कि रियोजिम तुरंत यानवू से मिलना चाहता है, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि वो उससे बहुत दूर है। सीन उस हिस्से पर कट होता है जहां वो सच में यानवू के दहर्न की जगह पहुंचते हैं। मॉडल प्रेसिडेंट और उनके साथ आए व्यक्ति से मिलकर हैरान है। यानवू अपना परिचय देता है, जबकि रायू जियन पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि अब ये देखने का समय है कि क्या ये आदमी सच में ओकॉन है या नहीं। जिनको पता चलता है कि मॉडल ने हाल ही में एक चोट से अपनी बाह मोड़ ली है। रोजीम उससे मिलने के लिए और भी इच्छुक है और हाथ आगे बढ़ाता है। सेलिब्रिटी शुरू में खबरों वाले उसी आदमी को अपनी आंखों के सामने देखकर हैरान है। वो ठीक से हाथ मिलाते हैं, जबकि जॉन सुझाव देता है कि वो कहीं आराम से बैठें। लेकिन ये ज़रूरी हिस्सा नहीं है। ज़रूरी हिस्सा ये है कि हमारा लड़का यानवू का हाथ अपनी बेहिसाब मजबूत पकड़ से कुचल रहा है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। ये आदमी अपने शरीर से ची का एक कतरा भी नहीं निकाल रहा है, एक साधारण इंसान की तरह दिख रहा है। निराश होकर रियोगम अपनी दखल अंदाजी के लिए माफ़ी मांगता है। जॉन दोनों को आराम करने के लिए कहता है, जबकि वो बाथरूम जाने के लिए चला जाता है। हालांकि वो एक बहाने से जा रहा है। उसने पहले ही अपने आदमियों को स्टैंड बाय पर रखा है अगर कोई गड़बड़ हो जाए। कमरा तब तक खाली हो जाता है जब तक सिर्फ दोनों आदमी एक दूसरे के सामने एक टेबल पर नहीं रह जाते। हालांकि वो अपनी चाय का आनंद ले रहा है, रयोम बहुत उदास है, ये महसूस करते हुए कि इस आदमी का चेहरा सिर्फ ओकोनियन से मिलता है। आखिर में ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया में अकेला है। जब तक यानवू रयोजा का नाम नहीं पुकारता, उसके कान में अपनी हैरानी बताने के लिए कि वो जिंदा है। यानवू के आश्चर्य के लिए बॉडीगार्ड, जिसे वो मरा हुआ मान चुका था, जिंदा निकला। रुगम इस वक्त लड़ने के लिए इतना तैयार है कि वो यानवू को चेतावनी देने के लिए एक हिंसा से भरी ऑरा छोड़ता है, ये पूछते हुए कि क्या ये सब उस कमीने के लिए एक खेल था। आखिर में यानवू नीचे के आदमी के लिए सिर्फ एक झूठी पहचान है,
ये हमेशा से ओकॉन था, जिसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, और वो ये है कि ओकॉन ने ज़रूर कोई ऐसी स्किल हासिल कर ली है जो उसे खुले में अपने काई लेवल्स को छिपाने की अनुमति देती है। रुजिम चिंतित है कि ये आदमी उससे पहले भविष्य में कितना जल्दी लौट आया। ओकॉन उसे तुरंत बताता है कि उसे यहाँ मारना बेमतलब होगा, इसलिए उसे अपना मारने का इरादा खुले में नहीं दिखाना चाहिए। वो अंदाज़ा लगाता है कि रायू जियान अभी इस दुनिया में अडैप्ट हो रहा है, जबकि ओकॉन पहले से ही इसका हिस्सा है और इसके साथ घुल मिल गया है। रग उससे सीधे सवाल पूछता है कि वो भविष्य में कैसे आया, लेकिन चालाक ओकॉन अपने राज बनाए रखता है। अपनी एकमात्र चिंता पर आते हुए रगम उस एक व्यक्ति के बारे में पूछता है जिसकी वो सच में परवाह करता है। वो जानना चाहता है कि क्या वो लड़की जिसकी रक्षा के लिए उसे नियुक्त किया गया था वो भी उनकी तरह भविष्य में आई है। लेकिन ओकॉन हमारे लड़के की भावनाओं के साथ खेलने के मूड में है, इसलिए वो उसे एक आधा अधूरा जवाब देता है, जैसे कि ये एक पहेली हो। उसकी बकवास से तंग आकर हमारा लड़का टेबल पर इतना दबाव डालता है कि वो ओकॉन और उसकी कुर्सी को पीछे दीवार में दे मारता है। देखने से लगता है ओकॉन सहयोग करने को तैयार नहीं है, इसलिए लायुगा ने फैसला किया है कि वो अपने जवाब खुद ढूंढेगा। वो ओकॉन को घूरता है जो मलबे से निकल रहा है, याद करते हुए और पूछते हुए कि क्या ये वो सच्चाई थी जहां उन्होंने कभी एक साथ दूसरी जिंदगी बिताई थी। हालांकि ओन अपने विरोधी के पिछले हमले से काफी आत्मविश्वासी हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो महसूस कर सकता है कि रियुगाम ने अभी तक अपनी पूरी ताकत हासिल नहीं की है। उनके छोटा सा नाच शुरू होने से पहले ओकोन उसे रोकता है और रियुगाम को उस विशेष भ्रम के बैरियर के बारे में बताता है जो उसने लगाया है। इसके लगने से बाकी दुनिया उन्हें लापरवाही से एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखेगी और इसके बजाय ऐसा लगेगा जैसे वो पुराने दोस्तों की तरह बातें कर रहे हैं। ये मजाकिया है, लेकिन भाई सच में अपनी रेप्यूटेशन की परवाह करता है, भले ही वो एक विलन हो। ओकियोम सीधा हमला करता है, लेकिन हमारा हीरो तुरंत एक शॉकिंग चीज नोटिस करता है। वो ओकॉन का सामना कर ही नहीं रहा था। रुगम अपने हाथ में एक पाइन कोन मसल देता है और कहता है कि वो सच का पता खुद लगाएगा। वो कहता है कि नॉर्मल स्टेट में अपनी की छुपाने के बावजूद इस आदमी ने खुद को बचाते हुए थोड़ी की लीक कर दी, जिससे रुगम को पता चल गया कि ये ओकॉन बिल्कुल नहीं है। यान वू के भेस में छिपी वो औरत अचानक अपने असली रूप में वापस आ जाती है। वो साफ तौर पर इम्प्रेस है कि उसने एक ही मुलाकात में सच का पता लगा लिया। आपको यूहाई याद है, वो लड़की जिसकी वजह से हमारा हीरो पहले प्रेसिडेंट की जान लेने वाला था? हाँ, यहाँ मिलो इटाची की बहन से। सीन विद्रोह के आखिरी दिन पर जाता है, जहाँ उसे साफ याद है कि यूहाई को काटने के बाद वो मरने के लिए गिर गई थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका खेल खत्म हो गया था, इसलिए ये बहुत अजीब है। यूहाई उसके कन्फ्यूजन पर हंसती है और बताती है कि असली ओकॉन इस दुनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। वो यान वू की आइडेंटिटी इसलिए यूज़ कर रही थी क्योंकि उसका बॉस अपने प्लान्स के लिए दूसरी मीटिंग्स मैनेज करने में बिजी है, और आज की रिपोर्ट में वो रुजिम के लौटने की खबर ओकॉन को बताने में बहुत खुश है। साथ ही उसकी पहले की पावर्स को देखते हुए उसे लगता है कि वो यहाँ रायू जीएम को आसानी से हरा सकती है। इसीलिए इटाची की बहन हमारे हीरो पर हमला करने के लिए शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करती है, लेकिन वो भूल गई कि उसका पाला किससे पड़ा है, क्योंकि वो आसानी से एक क्लोन को मार गिराता है। उसने उसकी बकवास सुनना बंद कर दिया है। भाई ने बेसिकली उसे चुप रहने को कहा। जाहिर है रायू जिम अभी अभी जागा है और अपने शरीर से इतनी एनर्जी निकाल चुका है, इसका असर उस पर पड़ेगा। और बस यही अंदाज़ा उन्हाई की सबसे बड़ी गलती बन गया, क्योंकि हमारे हीरो ने उसे याद दिलाया कि वो अलग मिट्टी का बना है। एक ही हमले में उसने उसके सारे क्लोन्स को निपटा दिया। वो ज़मीन पर बेबस पड़ी थी उसका सामना करने के लिए। राव को साफ याद है कि उसने उस दिन उस साइको को मार दिया था। वो एक ऐसी चोट के साथ चट्टान से गिरी थी जिसका ठीक होना आसान नहीं होना चाहिए, इसलिए विश्वास करना मुश्किल है कि वो यहाँ तक पहुंची। उन्हें बताती है कि उसे भी लगा था कि वो उसी दिन मर जाएगी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके लिए सच्चाई बदल गई थी। वो भविष्य में थी, एक सुंदर सूट पहने आशी हेयर वाले आदमी के सामने क्लूलेस खड़ी थी। वो ओकॉन था और वो पहले से ही उसे इस नई दुनिया में एडजस्ट होने में मदद कर रहा था। इसका मतलब है कि उन सब में से सबसे पहले ओकॉन जागा था, और क्योंकि वो उसका सुपीरियर है। अनहाय आखिर तक हार नहीं मानना चाहती।
वो अपने तेज वार से रुगीम की आंख लगभग निकाल ही देती है, लेकिन हमारा हीरो सही समय पर उसका वार रोकता है और एक भारी प्रहार से उसे दूर धकेल देता है। अनहाय अब लड़ाई जारी रखने में बिल्कुल असमर्थ है। जब रायुगा उसकी तरफ चलता है तो उसे याद दिलाता है कि वो कितनी दयाजनक लग रही है जब वो कहती है कि ओकुन ने उसकी जान बचाई। अनहाय यहाँ सिर्फ 1 महीने से थी, लेकिन रायुगा को इसकी चिंता नहीं है। वो जानना चाहता है कि उसके शरीर ने सड़ने की प्रक्रिया कब शुरू की। उसे नहीं पता कि वो इससे क्या साबित करना चाहता है, इसीलिए वो उसकी शर्ट फाड़ देता है, जिसके नीचे सड़ा हुआ मांस दिखता है। रुजिम बताता है कि ओकुन ने उसकी जान कभी बचाई ही नहीं थी। उसने बस एक जादू का इस्तेमाल किया था उसे कुछ समय तक जिंदा रखने के लिए, जब तक वो इस्तेमाल के लायक न रहे और आखिरकार अपनी मौत से न मिल जाए। जवाब में उन्हाई बिल्कुल पागल हो जाती है। ऐसी फजूल बातें कहने पर उस पर चिल्लाती है। रुजिम समझता है कि उसने इस टेक्निक के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन उसकी नज़रों में फैसला साफ है। वो ओकुन के प्लान्स में सिर्फ एक मोहरा है। साथ ही वो उसको ये सोचकर एंटरटेन करता है कि वो उससे ये सब मामूली काम क्यों करवा रहा है, क्योंकि ओकॉन की नज़रों में उसकी कीमत इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये उनाहे के लिए एक बुरा सपना बन रहा है, जो ये जानकर सदमे में है कि वो जल्द ही मरने वाली है। हालांकि एक रास्ता है, एक रास्ता जो सिर्फ रुजियाम जानता है। उसे एक ऐसी चीज़ इंजेक्ट करनी होगी जो उसके शरीर को खराब करने वाली चीज़ से अलग हो, और वो उसे दिखाता है कि ये कैसे किया जाता है, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए अपनी कुछ चीज़ डालकर। इससे अनहाई को कंफर्म हो जाता है कि उसका मास्टर उसे चुपचाप मारने की प्लानिंग कर रहा था। रुजिम निष्कर्ष निकालता है कि या तो वो इन्फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए उसे एक साइड चुनना होगा। ये समझते हुए कि बात यहाँ तक आ गई है, अनहाई कहती है कि वो जीना चाहती है और रायुगयाम से आदेश मांगती है। ओके, मुझे लगा था कि वो ज़्यादातर कहानियों की तरह मर जाएगी, लेकिन ये एक बहुत अच्छा बदलाव है। रुजि बताता है कि उसका काम अब से एक डबल एजेंट की तरह काम करना है। अगले सीन में यान वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आता है, रियूजी से बचाने की भीख मांगता है। वो प्रेसिडेंट को अलर्ट करता है और उन्हें तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेसिडेंट कमरे के अंदर एक खतरनाक व्यक्ति के होने की खबर से डर जाता है और सोचता है कि आखिर हुआ क्या। अंदर जाकर उन्हें रुजिम मिलता है, जिसने पूरी जगह को तहस नहस कर दिया है। वो गड़बड़ मचाने के लिए माफ़ी मांगता है और जिस भी तरह से हो सके मुआवजा देने की पेशकश करता है। उसका बहाना ये है कि वो चीज़ें टेस्ट कर रहा है। द प्रेसिडेंट उस बारे में तुरंत चिंता नहीं करता और इसके बजाय पूछता है कि क्या रियो की मानसिक स्थिति ठीक है। जहाँ तक यानवो की बात है, वो उसके बारे में भी चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि क्या उसे कहीं चोट लगी है। असल में उन्हें हमारे हीरो को इस तरह से अस्थिर देखकर थोड़ा गुस्सा है, खासकर जब उसके लिए इस तरह रहना आम नहीं है। भाई की एक्टिंग स्किल्स उसे ऑस्कर दिला सकती हैं, लगता है। खैर, वो जल्द ही उन्हें के साथ एक असली बातचीत करना चाहता है, ओकॉन के बारे में अपने गोल्स पर चर्चा करने के लिए। नज़रिया अतीत में वापस जाता है, जहां युवा तलवारबाज को उसके एकमात्र कर्तव्य के बारे में बताया गया था। उसे अपने आसपास के महत्वपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए अपना हथियार उठाना था। बॉडीगार्ड्स को अपनी जान देकर उनकी रक्षा करनी होती थी, और उसे अक्सर याद दिलाया जाता था कि उसकी जान उस व्यक्ति के सामने उतनी मायने नहीं रखती थी जिसकी रक्षा के लिए उसे नियुक्त किया गया था। साथ ही क्योंकि बॉडीगार्ड्स किसी और की रक्षा के लिए जीते हैं, वो असाधारण रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे और मरने से नहीं डरते थे। रियूजिम लैब में जागता है, जहां रिसर्चर्स रेड अलर्ट पर हैं। उसकी हालत अचानक पहले से ज़्यादा अस्थिर हो गई है। वो उन्हें बताता है कि वो ठीक है, लेकिन वो जानना चाहता है कि रिसर्च कब तक चलेगी। प्रेसिडेंट उसे आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरी बार जारी रख सकते हैं। जानते हो, प्रेसिडेंट मुझे सच में पसंद आने लगा है, क्योंकि वो हमारे हीरो को वो इज्जत दे रहा है जिसका वो हकदार है, ना कि उसे एक गुलाम की तरह ट्रीट कर रहा है। रायुजियम रिसर्च को दूसरी बार जारी रखना पसंद करता है, क्योंकि उसे किसी से किया एक ज़रूरी वादा निभाना है। ठीक अगले सीन में मॉडल जैसी उन्हाई रियूजी को देखती है और कहती है कि वो उसके अनुमान से देर से आया। वो बता सकती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ये ठीक है क्योंकि वो सिर्फ प्रेसिडेंट के एक निगरानी वाले में से एक है। वो खाने पर अपने प्लान्स डिस्कस करने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हाई थोड़ी हैरान है कि वो उसके खर्चे पर इतने सारे ड्रिंक्स ऑर्डर करने में इतना कंफर्टेबल है। भाई उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ सवाल जवाब करने वाला वो है, और फिर वो शुरुआत करता है ओकॉन की बैक स्टोरी से, जिसने उनके आखिरी मुकाबले में उसे मात दे दी थी।
ओकॉन उस परिवार का सदस्य है जिसकी रक्षा के लिए उसे नियुक्त किया गया था। लंबे समय तक ये माना जाता था कि ओकॉन एक घटना में मर गया था, लेकिन कोई ये नहीं सोच सकता था कि उसने विद्रोह की योजना बनाने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। उन्हें बताती है कि वो कई रहस्यों वाला आदमी है, जबकि वो सिर्फ बिना सवाल किए उसके आदेशों का पालन करती थी। क्योंकि वो इस सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे सकती, रिवाम पूछता है कि क्या अतीत से कोई और भी भविष्य में आया है। उसकी जानकारी के मुताबिक उन्हें ओकॉन और रायोजिम ही सिर्फ हैं। अपनी जिज्ञासा के कारण उसने किसी और के रिकॉर्ड्स ढूंढने की गहरी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। रेगॉन को पता चलता है कि ओकॉन इस समय विदेश में है, जबकि उनाई थोड़ी परेशान है कि वो जिस हालत में है उसमें उससे मिलने जा रहा है। सच ये है कि ओकॉन अतीत से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। हमारा हीरो उसकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और उसे रोक देता है, लेकिन ये असल में इसलिए है क्योंकि वो कुछ ऐसा देखता है जिसे उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। असली यानवू, या मुझे कहना चाहिए असली ओकॉन, इत्तेफाक से रेस्टोरेंट के बाहर से उन दोनों को घूर रहा है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है और ओकॉन को एहसास होता है कि इस खुलासे से दुनिया और भी दिलचस्प हो गई है। रे उठता है, उनकी मीटिंग को बेकार और दयाजनक कहता है। वो उसके रोल में और शर्तें जोड़ना चाहता है। अब जब उसने उस आदमी को खुद देख लिया है, रयूजी के अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ जाग उठी है। वो अपनी बदले की भावनाओं में इतना अंधा हो गया था कि उसने उस एक चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। रियूजिम उसे बताता है कि उसे उस लड़की के जिंदा होने पर पक्का विश्वास है, जिसकी रक्षा के लिए उसे नियुक्त किया गया था। भले ही ये उन्हाई के नजरिए से काफी अजीब बात है, जिसने पहले ही डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे। रक के मास्टर के शब्द उसके दिमाग में जोर से गूंजते हैं। उसका एक ही कर्तव्य है, उसकी रक्षा करना जिसे उसे सौंपा गया था, और उस लोहे के नियम का पालन करते हुए वो पहले अपनी लेडी का पता लगाएगा। उन्हें उसे याद दिलाती है कि उसे ढूंढना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे उसका चेहरा तक याद नहीं है। लेकिन हमारा हीरो या तो एक संत है या एक कमाल की मशीन। जिस तरह से वो एक पेंसिल उठाता है और उसके चेहरे को उसकी बेहतरीन डिटेल्स तक स्केच करना शुरू कर देता है। जीवन भर उसकी सेवा करने के बाद ये उसके लिए आसान होना चाहिए। जब तक ये बेवकूफ़ ड्राइंग नहीं दिखाता, और प्लॉट ट्विस्ट, ये पिकासो का काम बिल्कुल नहीं है। सीन चॉइसियम पर कट होता है। उसकी दोस्त थोड़ी परेशान है कि वो उसके बिना चली गई। साथ ही कहानी की शुरुआत वाली वही लड़की है जो अपनी जान लेना चाहती थी। इसके अलावा सुनुन का बैकग्राउंड ये है कि वो अपने स्कूल में बेसिकली एक हिट है, एक मॉडल जिसका एक फ़ैन क्लब अजीब लोगों और नर्ड से भरा है जो अपनी औकात से बाहर सोच रहे हैं, ये सोचते हुए कि वो लिब्रॉन की तरह हिट करेंगे। और उन गंदे क्रीप्स की वजह से सुनुन की दोस्त उसके लिए थोड़ी चिंतित है। उसकी दोस्त उसी समय सुनुन के स्कूल में उसके ज़बरदस्त अटेंशन से जलती भी है। जब वो आराम से बात कर रहे होते हैं, रियुगुम और अनहाई दूर से दोनों लड़कियों का पता लगा लेते हैं। उन्हें स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी से काफ़ी प्रभावित है, ये कहते हुए कि ये जानकारी का एक अद्भुत समुद्र है। जीने के लिए क्या शानदार समय है। कहानी पर वापस आते हैं। रायुगम बहुत खुश है कि वो ठोस प्रगति कर रहे हैं, शुरू में ये सोचते हुए कि उसे इस पॉइंट तक पहुंचने में 1 साल तक लग सकता था। वो ओनाई को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो यहाँ उसे ऑब्जर्व करने के लिए हैं। जब अचानक कुछ क्रीप्स दोनों लड़कियों पर हावी हो जाते हैं। ये पीडीएफ फाइल्स जैसे दिखने वाले स्किन क्रॉलर्स यहाँ सुनुन का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने जुनून में उसे एक हक की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो दोनों लड़कियों के पास आ रहे हैं, सुनुन का चेहरा डर से भर जाता है, क्योंकि दोनों बदसूरत बदमाश ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उसके फैंस होने के नाते उनका उस पर कोई एहसान है। रियुजुम और उन्हाई दूर से देख रहे हैं, ये समझते हुए कि उन्हें जल्द ही दखल देना चाहिए। और अब उसकी लेडी पर एक लॉ ड्रॉप। डैंडेलायन पहला शब्द है जो उसकी मासूमियत का वर्णन करते हुए उसके दिमाग में आता है। एक छोटी और मासूम लड़की जो एक अमीर परिवार से होने के बावजूद लगातार रोती रहती थी। जब भी वो बीमार पड़ती, उसकी हालत की तुलना नहीं की जा सकती थी। वो किसी ऐसे इंसान की परिभाषा थी जिसे एक सुरक्षित अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता था। रुगुम ठीक उसी वक्त कूदता है जब बदसूरत किंग कॉन्ग यहाँ सुनून को हक करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सुनून की दोस्त पर एक नज़र डालती है, और अगर आप लोग किसी तरह सोच रहे थे कि सुनून रुगुम की लेडी थी, तो आप गलत हैं। वो उसकी दोस्त है और वो कमज़ोर नहीं थी, ना अपने पिछले जन्म में और ना ही अब। वो उसकी मास्टर थी। रुजिम उसके पास चलता है
और वो धीरे धीरे उसके पास आती है। हमारा हीरो उसे बचाने में इतनी देर करने के लिए माफ़ी मांगता है और ठंड से बचाने के लिए उसे अपनी जैकेट भी देता है। सिर्फ इस मुलाकात से रेयोगम अपने सामने वाले व्यक्ति पर पूरा विश्वास करता है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। लड़की सीधा उस पर हमला करती है, उसके पेट में एक शक्तिशाली अपरकट से वार करती है। रुजीम ने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी और ना ही मैंने। ये लड़की मुसीबत में फंसी कोई अबला नारी नहीं है, ये एक हथियार है, अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। वो कहती है कि उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया है। पता चलता है कि लड़की ने उसे अपना फैन समझने की गलती की थी। मेरा दोस्त टूट गया है, ये समझते हुए कि उसे वो याद तक नहीं है, उसका नाम भी वही नहीं है। लड़की को समझ नहीं आता कि दिक्कत क्या है और पूछती है कि क्या वो सुनुन का फैन है। रुजिम साफ तौर पर परेशान दिखता है, ये समझते हुए कि ये सिर्फ यादों का मामला नहीं है बल्कि उसके व्यवहार का भी मामला है। वो एक बिल्कुल अलग इंसान से बात कर रहा था, अब एक अलग इंसान है। लड़की शर्म से सर झुका लेती है, ये समझकर कि उसने बेवजह उसे मुक्का मारा। क्लास के कुछ लड़के अचानक सुन और उसकी दोस्त को बचाने आ जाते हैं, ये सोचते हुए कि हमारा हीरो उन्हें परेशान कर रहा था। लेकिन इस पल रियो को किसी चीज़ की परवाह नहीं। उसे बस ये कड़वी सच्चाई पता है कि ये बच्ची उसकी मास्टर से अलग है। वो उसे अकेला छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन लड़की सोच में डूबी हुई दिखती है, उस आदमी को अकेले खड़े देखकर, एक दुखी चेहरे के साथ। इस एक मुलाकात से वो बता सकती है कि उसने एक बहुत बुरी जिंदगी जी है। अगले सीन में या अगली सुबह रियोजम कुरुस की भरोसेमंद साथी उन्हाई उस मकबरे पर पहुंचते हैं जहां उसकी लेडी को दफनाया गया था। उन्हाई को ये जगह कुछ खास नहीं लगती, लेकिन सोचती है कि ये वक्त बीतने की वजह से है। वो प्रेसिडेंट के कमांड के अंडर टॉप हिस्टोरियन से मिलकर इन्फॉर्मेशन कंफर्म करते हैं। कई सोर्सेस से कंफर्म करने के बाद उन्हें पता चलता है कि रियोजे की लेडी विद्रोह के दिन गुजर गई थी। उसका आखिरी सामान मकबरे में पवित्र रखा गया है। उन्हें ठीक लगती है, लेकिन रियोगाम बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना कि वो अपना गुस्सा निकालने के लिए ज़मीन पर मुक्का मारता है। आखिरी सीन उसके दिमाग में बार बार चलता है। ओकॉन ने आखिरकार उसे बॉडीगार्ड को उसके एकमात्र लक्ष्य से अलग करके हरा दिया। बदकिस्मती से उसने अपनी नौकरी के नियम तोड़े और जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद फेल कर गया। उसके मकबरे के सामने वो इस सोच में डूब जाता है कि उसने उसकी उम्मीदें तोड़ दी। मुझे सच में उसके लिए बुरा लग रहा है। ये ऐसा है जैसे आप अपनी जिंदगी के दशकों तक कुछ पूरी लगन से करें और फिर एहसास हो कि आपकी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं था। अब जब उन्होंने उसकी मौत कंफर्म कर ली, उनका ध्यान पहले वाली बच्ची पर गया जिसका चेहरा उसकी मास्टर से मिलता था। स्कूल के सीन पर वापस लड़की ये देखकर हैरान है कि वो अकेली एम्प्लॉय बची है। उसका शराबी बॉस आलस कर रहा है, भाई उससे भी ज्यादा डिप्रेस्ड वर्जन लग रहा है। नामिका शिटोक इतना आलसी गधा है कि वो चाहता है कि वो उसके लिए एक बोल्ड रामेन बनाए उसके काम के हिस्से के रूप में, जबकि लड़की गुस्से में है कि वो उससे ऐसे बेइज्जती वाले काम करवा रहा है जबकि उसे एक दिन बड़ा और मशहूर बनना है। शिटी को वो इतनी परेशान करने वाली लगती है कि वो उठकर खुद के लिए खाना बनाने लगता है। लड़की का इंटरव्यू टीवी पर चल रहा है जबकि शिडुक उसे थोड़ा और सब्र रखने के लिए कहता है। शिट को अचानक एक फ़ोन कॉल आता है और वो एक्साइटेड हो जाता है। कॉल खत्म करके वो खुशखबरी माइंड डले के साथ शेयर करता है। उसे बताता है कि उसने आखिरकार एक कमाल की प्रोडक्शन कंपनी के साथ एक ड्रामा मीटिंग फिक्स कर ली है। ड्यूअल की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, ये समझते हुए कि उसे यहाँ जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिलने वाला है। क्योंकि उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया है, ड्यूअल जाने का फैसला करती है। लेकिन वो मीटिंग की लोकेशन से थोड़ा परेशान है क्योंकि ये उस जैसी जवान लड़की के लिए ठीक नहीं है। हालांकि वो इसे सिर्फ एक कंपनी इशू मान लेती है। इंटरव्यू लेने वाले उसे बुलाते हैं, लड़की से ड्रिंक लेने का अनुरोध करते हैं, जिससे वो हैरान हो जाती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि वो माइनर हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं होगा। जगह का माहौल बिल्कुल भी इंटरव्यू जैसा नहीं लगता, ये अनप्रोफेशनल है और ये दोनों शराबी पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो उसे आराम से बैठने के लिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऑफिशियल मीटिंग के बजाय सिर्फ एक परिचय मीटिंग है। पहले उसे लगता है कि ये ठीक है, लेकिन जैसे ही एक कमीना उसके शरीर से छेड़छाड़ करता है, उसे एहसास होता है कि ये धरती पर आखिरी जगह है जहां उसे होना चाहिए। डरावना एहसास उस जवान लड़की को होता है जो समझ जाती है कि ये सब किस दिशा में जा रहा है।
वो सिचुएशन को कंट्रोल करती है और उठ जाती है, ये कहते हुए कि वो उस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती, भले ही उसके लिए एक बिल्डिंग की कीमत चुकानी पड़े। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कुछ ही पल बाद वो पानी में मिलाए गए ड्रग का शिकार होकर ज़मीन पर गिर गई। उसका शरीर ज़मीन पर बेबस पड़ा था। उसे एहसास हुआ कि उन्होंने पानी में नशा मिलाकर उसे धोखा दिया है। जहाँ शैडो पैसाल है, वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि वो लाचार हो गया था। उन्हें लगता है कि वो शायद अभी स्क्रिप्ट पढ़कर मुस्कुरा रहा होगा। लड़की के बेहोश होने के साथ एक आदमी सुझाव देता है कि वो अपने गोल्स को बेहतर बनाने के लिए लड़की के सपनों का फ़ायदा उठाएं। अपने लीडर से फ़ोन कॉल आने पर वो रिपोर्ट करते हैं कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रेसिडेंट जुन की जगह पर वापस हमारा हीरो साफ चांद को देखता है, ये कहते हुए कि उसकी ज़िंदगी में अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है और वो है बदला। वो पूरी तरह से ओकन ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनाया है उसे बर्बाद करने का इरादा रखता है, सब कुछ तोड़ फोड़ कर, जब तक वो ये सुनिश्चित ना कर ले कि इस बार वो दोनों हमेशा के लिए मर जाएं। उन्हें अपनी देर रात की विजिट से उसे हैरान कर देती है और हमें ये भी पता चलता है कि वो उसे रोज़ाना अपनी की सप्लाई कर रहा है। और मेरा मतलब बिल्कुल वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। वो उसे कुछ दिलचस्प खबर देने आई है। हालांकि ये आयोन के बारे में नहीं है, बल्कि उस लड़की के बारे में है जो बिल्कुल उसकी लेडी जैसी दिखती थी। डोला में दिलचस्पी लेने के बाद उन्होंने उसके किसी भी लिंक को ट्रेस करने के लिए एक ऑफिशियल जांच शुरू की। वो चौंकाने वाला खुलासा करती है कि बिल्कुल रियूजिम की लेडी की तरह ये लड़की भी मिन परिवार से है, और इसका मतलब है कि वो उस व्यक्ति की सीधी वंशज है जिसकी वो रक्षा करने में असफल रहा। कुछ समय तक उसका पीछा करने के बाद उन्हाई को पता चला कि वो इस समय एक बुरी सिचुएशन में है और उसे मदद की ज़रूरत है। उसके कहने के बाद भी रुगम को एक वंशज की ज़रा भी परवाह नहीं है। वो अंदर वापस चला जाता है, बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। किसी ऐसे में जो उसकी अपनी मास्टर तक नहीं थी। उन्हें उसके रिएक्शन से थोड़ी परेशानी है, भले ही उसने इतनी मेहनत से लड़की को ढूंढा था। अचानक एक फ़ोन कॉल आने पर उसे एहसास होता है कि उसे जल्दी करनी चाहिए। अंदर उसे लगता है कि अगर रियोहम को लड़की बोरिंग लगती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। चुपचाप बैठा उदास आदमी उसकी याद देखता है जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता था। उसने उसे कई अलग अलग रिएक्शंस दिए जब तक विद्रोह का दिन नहीं आ गया। ये महसूस करते हुए कि उसकी लेडी को खतरा होगा, उसने उसे सुरक्षित निकलने के लिए कहा, लेकिन उसने उससे एक आखिरी अनुरोध किया, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि जब भी वो उसकी तरफ मुड़कर देखे वो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वहाँ होना चाहिए। वो चेहरा डुएल के चेहरे के साथ उसके दिमाग में कट जाता है। बहुत सारे ख्याल उस जवान आदमी को कंफ्यूज कर रहे हैं जिसने खुद को पूरी तरह से मना लिया है कि वो लड़की उसकी मास्टर नहीं है। डुएल का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्यों परवाह करे। साथ ही वो सोचता है कि वहाँ कोई ना कोई ज़रूर होगा जो पहले से ही उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा होगा। चलो वापस नानोमी के पास चलते हैं, जिसे मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए बीक्सू एक नए भर्ती के रूप में मिला है। बीक्सूस के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि वो बिना किसी इंटरव्यू के पहले ही दिन तुरंत मैनेजर बन जाता है। आखिरकार इस आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीक्सू नया है। इसके साथ वो उस आदमी को अलविदा कहता है, याद करते हुए कि डुएल के बाद वो यहाँ का अकेला एम्प्लॉय है। उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज तैयार है और सोचता है कि उसके लिए मीटिंग कैसी रही। अपने बॉस से कॉल आने पर सफ़ेद बालों वाला आदमी गुस्से से पागल है। जितनी देर वो बाथरूम गया था गड़बड़ हो गई और टारगेट भाग गया। उसकी बेवकूफ़ अंडरलिंग ने उसके शरीर को छूने की कोशिश की और बदले में उसकी ऐसी तैसी हो गई। और अब क्योंकि शिकार भाग गई है, अगर मामला रिपोर्ट हो गया तो उन पर पुलिस का भारी संदेह होगा। हालांकि बुलकट आला यहाँ सोचता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, ये देखते हुए कि वो अभी भी ड्रग्स के असर में है, और उनका संदेह सही है। डुएल मुश्किल से चल पा रही है, चलने के लिए दीवार का सहारा ले रही है। बदकिस्मती से उसने अपना फ़ोन कमरे में ही छोड़ दिया, वरना वो पुलिस को फ़ोन कर सकती थी। बेचारी लड़की हॉलवे तक ठीक से नहीं देख पा रही है, जबकि आदमी उसे पकड़ने के लिए तेज़ी से उसका पीछा करते हैं। अपने पैरों से चलने की भीख मांगते हुए वो आगे बढ़ती रहती है, ये जानते हुए कि यही उसका जिंदा बाहर निकलने का एकमात्र मौका है। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचता है, उसे पीछे फेंक दिया जाता है क्योंकि आदमी उसे पकड़ लेते हैं। बुलकट वाला यहाँ उसे चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो पहले से ही उदास दिख रही है।
वो उसकी कमाल की मानसिक शक्ति से थोड़ा हैरान है कि उसने इतनी देर तक सहन किया। अब जो हुआ उसकी परवाह ना करते हुए वो उसे वापस ले जाने का फैसला करते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है। बुलकट इसे साफ महसूस कर सकता है जब तक पूरी बिल्डिंग हिलने नहीं लगती। ये समझते हुए कि ये एक तेज भूकंप है, लड़की को एक मौका दिखता है। लाइट्स चली गई हैं और वो कुछ नहीं देख सकते। उसकी हैरानी के लिए दरवाज़ा भी खुला है क्योंकि हमारा हीरो पहले ही अंदर आ चुका है। प्रेसिडेंट के घर वापस उसे अनहाई से एक नोट मिला। अभी भी ये नहीं जानता कि उसने लड़की की जान बचाने के लिए यहाँ तक आने की मेहनत क्यों की। सच में वो हमेशा उसे नज़रअंदाज कर सकता था, इसलिए उसे नहीं पता कि वो यहाँ क्यों है। जवाब को ज्यादा जटिल ना बनाते हुए रयुगम मान लेता है कि वो एक अच्छा काम करना चाहता था। वो डरावना आदमी उन्हें तुरंत लड़की को छोड़ने के लिए कहता है। डरा हुआ सफ़ेद बालों वाला आदमी खुद को हैरानी में पाता है। ये नहीं जानता कि ये आदमी कहाँ से आया। साथ ही जमीन अभी भी उनके नीचे हिल रही है जब रायुचम आराम से उसके शरीर को दूर फेंकता है, उसे कई सतह से टकराकर जमीन पर गिरा देता है। अगली बारी बुलकट की है, जो शायद डर से अपनी पैंट गीली करने वाला है। रायुजिम एक धमकी भरी निगाह से उसे छोड़ने के लिए कहता है और अनजाने में उसे समझ नहीं आता कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लेकिन अपने सामने एक और इंसान को एक ट्रेनिंग डमी की तरह ट्रीट होते देखकर वो भाग जाता है। वो इतना डरा हुआ है कि वो अपनी कार तक भागता है और भगाने की कोशिश करता है, सिर्फ रयू जियाम द्वारा रोके जाने के लिए, जो कहता है कि उसने उस कमीने को जाने के लिए कभी नहीं कहा। बुलकट खुद को कार से बाहर घसीटता है, जबकि रियूजी पूछता है कि उन्होंने लड़की को बेहोश करने के लिए क्या किया। तो वो सोचता है कि अगर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो क्या उसे मार देना चाहिए। आखिरी बार पूछते हुए जब वो कार को अपनी औरा से दूर धकेलता है, वो पूछता है कि क्या उन्होंने उसे जहर दिया, और अगर हाँ तो रियूजी को तुरंत एक एंटीडोट चाहिए। बी कट ये समझाने की कोशिश करता है कि लड़की को सिर्फ ड्रग दिया गया है और वो जल्द ही जाग जाएगी। लेकिन ये आदमी सस्ते जवाब नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि वो उस आदमी के हाथ का सैंडविच बना देता है। रुजी उसे एक रूह कांपा देने वाली चेतावनी देता है। अगर उसे पता चला कि वो झूठ बोल रहा है तो उसकी गर्दन तोड़ने की धमकी देता है। लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि कई सरकारी एजेंट्स जैसे सूट पहने हुए आदमी सिचुएशन को संभालने आ जाते हैं। पता चलता है कि ये एक सिक्योरिटी टीम है और वो बच्चे को भाग जाने के लिए कहते हैं। रुजीम लड़की की हालत देखता है, लेकिन इमरजेंसी टीम के लीडर का प्लान कुछ और है और वो बच्चे को अपनी हिरासत में लेना चाहता है। वो रायू जियान से अपना परिचय तक नहीं देते और बस उसे लड़की को सौंपने का आदेश देते हैं, वरना वो बल का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारा हीरो लड़ने के लिए तैयार है, उन्हें आगे बढ़ने और कोशिश करने के लिए उकसाता है। अपनी पहली मुलाकात और उसने अभी उसकी कैसे मदद की, ये याद करते हुए रायू मानता है कि उसे ही उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो उन्हें बताता है कि वो बच्चे का मैनेजर है, भले ही सिर्फ एक दिन के लिए। बुलकट वाला बच्चा अपने बॉस से बात कर रहा है और उसे पता चलता है कि उसी ने इमरजेंसी में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बॉडीगार्ड्स भेजे थे। लेकिन जब बच्चा रिपोर्ट करता है कि उन्हें ड्यूएल के मैनेजर से मिलने की उम्मीद नहीं थी, तो उसका बॉस हैरान हो जाता है। रायूजी और बॉडीगार्ड्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए वो बच्चे के साथ उसके संबंध को साबित करने के लिए तुरंत वेरिफिकेशन मांगते हैं। उनकी प्रमाणीकरण की मांग का जवाब देते हुए रुगम सिक्योरिटी सदस्यों से डोल को सुरक्षित सौंपने के लिए विश्वास का एक तरीका साबित करने को कहता है। अपने विचारों को आत्मसात करते हुए उसे इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये मानते हुए कि उनके इरादे संदिग्ध हैं। एक सिक्योरिटी वाला उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई को पेट में एक लात पड़ती है और फिर एक हथेली के प्रहार से दूर धकेल दिया जाता है। उसके शरीर के जमीन पर होने के साथ रायुगम सोचता है कि क्या वो कुछ ज्यादा कर गया। टीम का लीडर अब अच्छा बनने का नाटक छोड़ देता है और अपनी टीम को हमारे हीरो पर हमला करने का इशारा करता है। लेकिन ये जुजुत्सु काइजन नहीं बनने वाला है, क्योंकि रायुगम आराम से उनकी धुलाई कर देता है, अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रहार से, जब तक वो विजेता नहीं बन जाता। जब वो बाकी टीम से दूर जा रहा होता है, रुगम को एक ऐसी फीलिंग आती है जिसके लिए वो तैयार नहीं था। सिक्योरिटी टीम का लीडर लड़ाई के लिए आगे आता है और आखिरकार लड़की जाग जाती है। उसे सिक्योरिटी टीम के सदस्यों की कोई याद नहीं है, इसलिए वो उसे 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करने को कहता है और एक शक्तिशाली हमला चार्ज करता है। एक पलक झपकते ही टीम अपने सर केबल उलट जाती है, क्योंकि वो सब रायू के विस्फोटक हमले से बोलिंग पिन्स की तरह गिर जाते हैं। लड़की इतनी हैरान है कि बोल नहीं पा रही। उसका एक ही रिएक्शन है
कि वो एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली इंसान है। अगले सीन में वो सुरक्षित अपने बॉस के पास लौट जाती है, जैसे एहसास होता है कि उसने लड़की को अकेले बिना किसी देखभाल के भेजकर एक बड़ी गलती की। उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा और वो कंपनी द्वारा धोखा खा गया सिर्फ इसलिए कि उसका नाम बड़ा था। भले ही वो ठीक दिख रही हो, ये साफ है कि इस सिचुएशन ने लड़की को साफ तौर पर प्रभावित किया है। हालांकि उसने शुरू में इसे एक अच्छा मौका माना था, लेकिन ये डॉयल के लिए बहुत बुरा हो सकता था। गुस्से से पागल, उसका बॉस उन लोगों को मारने के मूड में है जिन्होंने उसके एम्प्लॉय को चोट पहुंचाई, लेकिन उसकी अपनी एम्प्लॉय उसके अजीब अप्रोच की तरफ इशारा करती है। वो एक बड़ी कंपनी के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकता था, और भले ही वो उन कमीनों को उनके किए के लिए एक्सपोज करना चाहती है, लेकिन ये सिर्फ अवास्तविक है क्योंकि वो कमज़ोर हैं। इस परिस्थिति में चाहे वो कितनी भी आवाज़ उठाएं, वो हार जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसका बॉस एक बेमतलब की लड़ाई शुरू करे। इसके बजाय वो लंबे समय में उन्हें बदला देने में ज्यादा खुश है। इसके बजाय वो सोचती है कि उनकी मदद करने वाले किसी खास इंसान को धन्यवाद देना ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे पीछे अनइंटरेस्टेड रायोजिम के पास जाकर वो बॉस को बातचीत करने देती है। हालांकि वो हमारे हीरो को मुआवजा देना चाहता है। रीम को मीठी ड्रिंक्स के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। लड़की इस आदमी की तुरंत फैन बन गई है क्योंकि वो लड़ाई में बहुत अच्छा है। वो सोचती है यूजी मैनेजर की पोजीशन देना बेहतरीन होगा, खासकर जबकि वो पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं। वो सोचती है कि क्या वो लड़की जिसे उसने गलत समझा था वो भी उसकी तरह सुंदर है। इसके अलावा बॉस यहां उस आदमी का इंटरव्यू ले रहा है और उसे पता चलता है कि वो इस समय प्रैक्टिकली बेरोजगार है, जबकि डॉली उसके काम से हैरान है क्योंकि बॉस के नजरिए से वो दोनों एक साथ परफेक्ट लगते हैं। इसलिए वो उसे सीधे मैनेजर के रूप में काम करने की ऑफर देता है। और खैर, क्लास में वापस डॉला कू चंद से एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी में शामिल होने के लिए तारीफ मिलती है, ये ना जानते हुए कि पिछली रात क्या क्या हुआ था। डुअल डिटेल्स के बारे में बताती है और समझाती है कि बात नहीं बनी। चक्कर आने पर वो दूर हो जाती है और घबराकर कुछ ट्रेड सीक्रेट्स देने का अनुरोध करती है। इस तरह की प्राइवेट रिक्वेस्ट से सून थोड़ा असमंजस में है, लेकिन अपने अत्यधिक अच्छे व्यक्तित्व के कारण वो पूरे दिल से स्वीकार कर लेती है। वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है जब गुंडों का एक ग्रुप अनहाई रास्ते से हटा देता है। ये ओजानिल गैंग है, लेकिन सुने के पर्सनल मैनेजर्स के कारण वो किसी भी गंभीर चीज में शामिल होने से डरते हैं। सिविन मानती है कि ऐसे सिचुएशंस के लिए एक मैनेजर रखना जरूरी है। किसी भरोसेमंद को चुनना किसी मजबूत को चुनने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय शब्द उसे उस आदमी की याद दिलाता है जिसे वो हाल ही में मिली थी। र्योगम रात में शहर का नज़ारा देख रहा है जब उन्हारी उसकी सेवा के लिए आती है। भाई उस पर थोड़ा ज्यादा सख्त है क्योंकि वो हर बार देर से आने के लिए उस पर इशारा करता है। साथ ही क्योंकि वो अक्सर देर से आती है, वो सोचता है कि उसका पर्सनल शेड्यूल कैसा है। उन्हें इस बारे में बात करने से मना कर देती है और पूछती है कि उसने उसे क्यों बुलाया। भाई बस सेलिब्रिटी मैनेजर के रोल के बारे में जानना चाहता है, कुछ ऐसा जो इस लड़की को भी नहीं पता। उसकी तेज निगाह से देखने पर वो समझाती है कि एक मैनेजर का आम रोल सेलिब्रिटी की हालत की जांच करना और उनकी जगह पर समझौता करना होता है। मूल रूप से एक देखभाल करने वाला जो हमेशा उनकी देखभाल करता है। अब जब उसने राज खोल दिए हैं, वो जानना चाहती है कि उसने क्यों पूछा। र्यूगुम समझाता है कि उसे माइंड्यूल के मैनेजर के रूप में एक नई नौकरी मिल गई है, जो उसके लिए एक ज़बरदस्त झटका है, खासकर जब ये आदमी दूसरे दिन उसे ठुकराने पर तुला हुआ था। वो उसे दिल बदलने के लिए कोसती भी है और शक करती है कि आखिर में ऐसा ही होगा। इसके अलावा उसे लड़की से कुछ दिलचस्प पता चला। इमरजेंसी टीम पर वापस वो अपने लीडर को उस असाधारण आदमी के बारे में रिपोर्ट करता है और कैसे वो मिशन की असफलता के लिए जिम्मेदार बना। इस बीच रायुजिम उन्हीं को बताता है कि कैसे उसने उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे कई लोगों से लड़ाई की, लेकिन एक नज़र में वो बता सकता था कि ये लोग अलग थे। उसने उन पर ची से हमला किया और वो अभी भी अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम थे। उनके नंगे बॉस के सीन पर वापस भाई इतनी जोर से मुक्का मारता है कि टीम का लीडर दीवार से जा टकराता है। उन्हें याद दिलाता है कि वो भी असाधारण इंसान है। इस मिशन में उनकी असफलता शर्मिंदगी की हद है। वो इस मिशन में इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद कोई गलती नहीं कर सकते। रुगम अनहाई को बताता है कि इस दुनिया के लोगों को ची के कॉन्सेप्ट की आदत नहीं होनी चाहिए। ये वर्तमान दुनिया थी,
मार्शल आर्ट्स ची के किसी भी कॉन्सेप्ट के बिना एक दुनिया, लेकिन वो उन आदमियों से इसे महसूस कर सकता था। साथ ही इमरजेंसी टीम का बॉस अब व्यक्तिगत रूप से उत्सुक है और इस रहस्यमयी आदमी से खुद मिलना चाहता है। अनहाई का रिएक्शन उसे सुनकर एकदम अलग है। वो जानना चाहती है कि क्या वो सच बोल रहा है या नहीं, जबकि रायू जियान को समझ नहीं आता कि वो इस बारे में इतनी परेशान क्यों है। वो सोचता है कि क्या कुछ ऐसा है जो वो जानती है जो वो नहीं जानता। उन्हें की आंखें डर से फैल जाती हैं, याद करते हुए कि कैसे ओकुन ने उसे बताया था कि इंटरनल की अब अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब है ये असंभव है, लेकिन ये सिर्फ ओकुन द्वारा उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जाने का और भी सबूत देता है। वर्तमान के आउन के साथ अपनी मुलाकात याद करते हुए उसने जाना कि 8 सदियों में जब वो आसपास नहीं थे, दुनिया काफ़ी बदल गई थी। आम मानव शरीर ने अपनी मूल कार्यों में से एक खो दिया था। ये अब एक ऐसी दुनिया बन गई थी जहां मार्शल आर्ट्स के बजाय विकास और तकनीक उन्नत थे। उसने विज्ञान की शक्ति की भी प्रशंसा की, क्योंकि सिर्फ थोड़े समय के लिए जीने के बाद वो समझ गया कि ऐसी दुनिया में ची की अब जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर ये इस रहस्य में और बढ़ोतरी करता है कि उनहाई को इतने लंबे समय तक जिंदा क्यों रखा गया था। रुजिम आगे कहता है कि उसने सरल ची का अनुभव नहीं किया, इसलिए उसका अवलोकन इस समय थोड़ा कम है। इसलिए वो पहले उन लोगों की जांच करना चाहता है। हाय भाई, सच में उसके सामने एक बिल्डिंग से कूद जाता है, एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है और उस सच को उजागर करने के लिए जो वॉक करता है जो उससे छिपाया जा रहा है। अगले दिन हमें कोरिया का टॉप स्कूल देखने को मिलता है, जो आसपास के सबसे एग्जॉटिक कारों से भरा हुआ है। योंगजिन हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां सरकार व्यक्तिगत रूप से निवेश कर रही है और यह अपने विभिन्न कोर्सेज और गतिविधियों के साथ एक विश्वविद्यालय जैसा दिखता है। और ऐसा होता है कि डूले इस स्कूल में पढ़ती है, स्टकअप्स और ट्रस्ट फंड। बच्चों का स्कूल, जैसे 3 गुंडी लड़कियां। दुर्भाग्य से बाकी छात्रों के विपरीत वो कोई ऐसी थी जो सिर्फ किस्मत से अंदर आ गई थी। उसे सिर्फ अस्तित्व में होने के लिए बुली किया जाता है और उसके बैकग्राउंड के कारण वो उसके साथ कचरे जैसा बर्ताव करते हैं। यहाँ तक कि सुन को उस जैसी आंखों की किरकिरी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। ड्यूअल सोजोंग को जवाब देती है और भले ही वो लड़की को पूरी ताकत से मारना चाहती थी, उसे सिर्फ अपनी क्लास के लड़कों द्वारा और भी परेशान और उकसाया गया। पूरी क्लास उसके खिलाफ है, लेकिन वो अपनी किस्मत को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा छात्र ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में उत्सुक हैं जो आज उनके साथ शामिल होने वाला है। टीचर आती है और उन्हें अपनी सीट्स लेने के लिए कहती है। बच्चे पूरी तरह से एक नई लड़की की उम्मीद कर रहे हैं, उनके टीचर के उच्च मानकों को जानते हुए। लेकिन सबकी हैरानी के लिए, सबसे महत्वपूर्ण ड्यूलिस के लिए, ये हमारा हीरो चो क्र्यूजिम है, जो उस यूनिफॉर्म में कमाल का लग रहा है। चलो कुछ कदम पीछे चलते हैं और उसकी प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात देखते हैं। स्कूल में शामिल होने का अनुरोध किया और तर्क दिया कि इस दुनिया के बारे में उसकी जिज्ञासा उसे ज्ञान का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करती है। प्रेसिडेंट फिर नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर को उसकी तरफ से इस अनुरोध का ध्यान रखने के लिए नियुक्त करते हैं। जब तक उसकी उम्र कोई मुद्दा नहीं थी, वो शामिल हो सकता था। और अंदाज़ा लगाओ क्या, हमारा हीरो अब क्लास का हिस्सा है और सारी लड़कियां उसके लिए गा रही हैं। यहाँ तक कि लड़के भी उसके अच्छे लुक्स की तारीफ कर रहे हैं, ये मानते हुए कि वो एक भविष्य का स्टार या एक अभिनेता है। जनरल उन्हें अलग करता है और अपना परिचय देता है और लड़के के फिजिक की तारीफ करता है। एक रूह कांपा देने वाला जवाब देते हुए रिजीम बताता है कि वो सर काटकर, या दूसरे शब्दों में लोगों को काटकर गेंस हासिल करता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि कई दिन पहले उसे यानवू के बारे में बताने वाला गीकी नर्ड भी इस क्लास का हिस्सा है और वो बच्चा यहाँ प्राकृतिक रूप से कांप रहा है। जनरल रुजी के मुंह पर हंसता है, किसी एनिमे कैरेक्टर की तरह बिहेव करने के लिए। डरपोक बच्चा यहाँ कांप रहा है, डर है कि कहीं ये आदमी हाइपर होकर पूरा स्कूल ना तोड़ दे। रुगम मजाकिया ढंग से उसकी तरफ देखता है और डोले को भी उसे क्लास के बाहर बात करने के लिए इशारा करते हुए देखता है। इसलिए वो वहां जाता है और स्कूल अटेंड करने के लिए लड़की से सुनता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो आसानी से अंदर आ गया और उसकी पहचान के बारे में और जानना चाहती है। हालांकि इस स्कूल में आने से पहले रियुगम को अपनी पहचान बताने से सख्त मना किया गया था। मेरा हीरो स्कूल में प्रवेश करने से पहले ऐसी सिचुएशंस के लिए मीडिया ट्रेंड था, इसलिए वो जवाब देता है जो उसे देने के लिए कहा गया था, ये कहते हुए कि वो एक विशेष प्रवेश के माध्यम से शामिल हुआ। साथ ही वो उसका मैनेजर है
जो बॉडीगार्ड के समान एक नौकरी है। ये जानते हुए कि वो खतरनाक आदमी उसके पीछे पड़े हैं, वो उसके पास रहना चाहता है और सेलिब्रिटी की रक्षा करना चाहता है। हालांकि वो थोड़ा परेशान है और उसे याद दिलाती है कि स्कूल के दौरान ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो सोचती है कि स्कूल में बिल्कुल अजनबियों की तरह रहना बेहतर है, और वो सच्चाई से दूर भागती है क्योंकि वो अभी सच में एक सेलिब्रिटी नहीं थी। लड़की यहाँ स्वून हो रही है, लेकिन उसका आदमी बैटमैन की तरह है और एक पल में गायब हो जाता है। चलो एक अलग सीन पर चलते हैं, जहां एक नर्डी बच्चे को उसके लंच के पैसे के लिए बुली किया जा रहा है। जानते हो, आम बुली सिचुएशन। खैर, ये बच्चा जिद्दी है और पैसे नहीं देना चाहता, इसीलिए आदेश न मानने के लिए उसे पेट में एक बहुत दर्दनाक मुक्का पड़ता है। उसकी सारी हवा निकल जाती है। जनरल का अपनी क्लास पर अत्याचारी नियंत्रण बाकी सबको डर से कांपने पर मजबूर कर देता है। यहाँ आते हुए हमारा हीरो सोचता है कि क्या हो रहा है। उसके एक पल में गायब होने का कारण ये था कि उसने पास से आती हुई चीख का एहसास किया। जनील ने बच्चे को अपने घुटनों पर झुकाकर पैसे इकट्ठे किए हैं। डरपोक बच्चा समझता है कि जनील की सबसे टैक्स वसूलने की पॉलिसी है। वो इसे अपना खेल का मैदान समझता है और उसे जो चाहे करने की अनुमति है, क्योंकि उसके पास एक मजबूत परिवार का बैकग्राउंड है। उसे वर्णन करने का सबसे आसान तरीका राजा होगा, और जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, राजा शब्द हमारे हीरो के लिए काफी ट्रिगर करने वाला है, जो जैनिल के राजा होने के बावजूद उसकी दयाजनक कमजोर स्थिति से सच में घृणा करता है। लेकिन उसके अभी के दृढ़ शब्दों को गेल और उसके बाकी गुंडों ने सुन लिया था। बिल्कुल, राइम एक भद्र पुरुष होने के नाते राजा को परेशान करने के लिए माफी मांगता है। गेल सोचता है कि वो क्लास लैडर में हायरार्की में ऊपर उठने की धमकी दे रहा है। उसका गुंडा सोचता है कि वो रायू गियाम जैसे आदमी को संभालने के लिए काफी है। लेकिन जानिल व्यवकतरूक से गुस्से में है और सीधे उस आदमी को दूर ढकेलता है, अपना जबड़ा दिखाते हुए। एक साफ मुक्के की मांग करता है। हाँ, यहाँ पर आखिरी मशहूर शब्द। रोजम ईमानदारी से पूछता है कि क्या वो मरने के लिए तैयार है, जो दूसरों को अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन ये आदमी सच में यही कहना चाहता है, गुस्से में कि वो अभी भी शो ऑफ कर रहा है। जेनिल हमारे हीरो को मारने के लिए एक मुक्का तैयार करता है। डरपोक बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा कि वो उसके ट्रांसफर के पहले ही दिन लड़ने लगे हैं। अचानक टीचर आती है। जेनिल मज़ा खराब कर देती है क्योंकि वो लड़ाई शुरू करने वाला था। उसे इन मामलों को स्कूल के बाहर रखने के लिए कहा जाता है।